आप कल्पना कीजिए कि आपके परिवार में एक बेटी जन्म लेती है। आप उसे बड़े प्यार से पालते हो, उसे बड़ा करते हो, उसे पढ़ाते लिखाते हो, उसके जीवन में खुशियां देने की हर संभव कोशिश करते हो। और जब वो शादी योग्य हो जाती है तो उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता भी ढूंढते हो जिससे उसकी शादी हो जाए और वो जिस परिवार के अंदर जाए वहां भी अपने आगे का जीवन काफी खुशियों के साथ में जिए। जिस तरह से वो अपने घर पर रहती थी उसी तरह से अपनी ससुराल में रहे, उसे अपने घर की कमी का कभी महसूस ना हो। अब उसके लिए बहुत सारे लोग दहेज के तौर पर या फिर गिफ्ट के तौर पर घर, मकान, गाड़ी, पैसा, सोना, न जाने क्या क्या दे देते हैं। और ये सब महज इसलिए किया जाता है क्योंकि परिवार के अंदर जब लड़की जाए तो उसे किसी भी तरह के कोई ताने ना मिले, उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। या फिर कुछ लोग तो शादी से पहले इस तरह की डिमांड भी कर देते हैं कि अगर हम आपकी बेटी से शादी करेंगे तो हमें भैया दहेज के तौर पर घर, गाड़ी, घोड़ा, पैसा, ये सब कुछ चाहिए। उसके बाद भी माता पिता उनकी ये इच्छाएं पूरी करते हैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए। आप इतना सब कुछ करते हो लेकिन उसके एक साल बाद या फिर कुछ महीने बाद आपके पास खबर आए कि इस दुनिया के अंदर आपकी बेटी नहीं रही, उसने अपनी जान दे दी, तो आप पर क्या गुजरेगी। कुछ ऐसा ही हुआ है पुणे में। और आज के दौर में न जाने ऐसी कितनी कहानियां सामने आ रही हैं जहां पर दहेज के लोभी लड़कियों को इतना प्रताड़ित करते हैं, शादी करने के बाद भी उनसे पैसे की इतनी डिमांड की जाती है जिसके कारण लड़कियां अपनी जान तक दे देती हैं। तमाम ऐसे केस जो हैं वो दहेज प्रथा के सामने आज के समय में आते रहते हैं। कुछ केस बिल्कुल सच्चे होते हैं और इन पूरे मामलों में कुछ केस कुछ झूठे भी होते हैं। लेकिन आज का जो केस सामने आया है ये काफी ज्यादा हैरान करने वाला है और एक पूरी सच्ची घटना है। ये पूरा केस इस समय काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि एक पॉलिटिकल फैमिली की ये पूरी कहानी है। इस कहानी को शुरू करता हूं लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं जिससे आप बेहतर तरीके से इस पूरे केस को, इस पूरी कहानी को समझ सको कि आज के कलयुगी दौर में न जाने क्या क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। ये जो कहानी सामने आई है महाराष्ट्र के पुणे से सामने आई है और इस कहानी के अंदर जो मुख्य तौर पर दो किरदार हैं, उसका पहला नाम है वैष्णवी हगवड़े जो कि 26 साल की थी और इनकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें जो दूसरा किरदार है वो है उनका पति जिसका नाम है शशांक हगवड़े। अब शशांक जो है उसके पिता महाराष्ट्र में एनसीपी के एक अच्छे नेता हैं जिनका नाम है राजेंद्र हगवड़े। पॉलिटिकल काफी अच्छा खासा इनका वर्चस्व है महाराष्ट्र के अंदर। और उसके बाद इसमें जो और किरदार हैं वो है सास लता, ननंद करिश्मा और जेठ सुशील। एक तरह से पूरी फैमिली जो है वो इस कहानी के अंदर, इस केस के अंदर इन्वॉल्व है लड़की के घर वालों के मुताबिक। और इसमें जो दूसरा एक पक्ष है वो है लड़की के घर वाले। अब साल 2023 से पहले इस कहानी की शुरुआत होती है। साल 2023 से पहले वैष्णवी की शशांक से मुलाकात होती है। दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। उसके बाद दोनों में प्यार मोहब्बत होता है और इनका रिश्ता इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी करने का डिसीजन ले लेते हैं। लड़की अपने घर वालों को बताती है। पहले तो लड़की के घर वाले विरोध करते हैं, कहते हैं कि भाई परिवार जो है हैसियत में हमसे काफी ज्यादा ऊंचा है, डिमांड्स होंगी तो हम कैसे पूरा कर पाएंगे। लेकिन फिर भी लड़की का कहना था कि मैं वहां पर खुश रहूंगी, शशांक के साथ मैं अपना पूरा जीवन जी सकती हूँ। इसीलिए परिवार ने उसकी खुशियों को ध्यान में रखते हुए रिश्ते के लिए हाँ कर दी। साल 2023 में दोनों की शादी होती है। लड़की के घर वालों के मुताबिक डिमांड के तौर पर 51 तोले के करीब में सोना दिया जाता है और चांदी दी जाती है। इतना ही नहीं, लड़के को एक फॉर्च्यूनर गाड़ी तक जो है वो दी जाती है। और इस शादी के अंदर बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता जो होते हैं वो तक आते हैं महाराष्ट्र के। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम जो है महाराष्ट्र के अजीत पवार वो तक आते हैं। और वो उस समय पूछते भी हैं राजेंद्र हगवड़े से कि ये जो फॉर्च्यूनर तुम्हें मिली है इसकी तुमने डिमांड की है या फिर लड़की के घर वालों ने ऐसे ही गिफ्ट के तौर पर दे देती है। लेकिन वो उस समय कहते हैं, मतलब शांत हो जाते हैं और कुछ बताते नहीं है। खैर मामला उस समय वहां पर टल जाता है। शादी के कुछ महीने बीतते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। वैष्णवी जो होती है वो खुश होती है। लेकिन जब कुछ महीने बीत जाते हैं
उसके बाद शशांक की निगाह जो है एकदम से बदल जाती है। वो अपनी पत्नी से बड़ा बुरा बिहेवियर करने लगता है, अपनी पत्नी से जो है वो डिमांड करने लगता है, और डिमांड करता है ये कि तुम अपने परिवार वालों से 2 करोड़ रुपए लो, मुझे कुछ जमीन खरीदनी है या फिर मुझे कुछ आगे का काम वगैरह करना है। और इसका जब पत्नी विरोध करती है तो फिर उसके साथ ससुराल में जो है प्रताड़ना शुरू हो जाती है। घर वालों के मुताबिक चाहे उसके ससुर हो, उसकी सास हो, उसका देवर हो, उसकी ननंद हो, हर कोई जो है वो लड़की के ऊपर किसी ना किसी तरह से टोंट कसता रहता है, यहां तक कि उसे मारा पीटा तक भी जाता है। शादी के 6 महीने बाद ही इस बात की जानकारी जो है वो लड़की के घर वालों को हो गई थी, और 27 नवंबर साल 2023 को वैष्णवी ने प्रताड़ना से तंग आकर जहरीली दवाइयां भी खा ली थी। उस समय भी मामला काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन घर वालों ने किसी तरह से वैष्णवी को समझाया, उसे मनाया और कहा कि नहीं बेटा, अब तो इसी लड़के के साथ तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसी के साथ तुम्हें अपना जीवन जीना है, हम देखते हैं कि आगे क्या कुछ करना है। देखते ही देखते समय निकलता जाता है। साल 2023 के बाद 24 हो जाती है, 24 के बाद 25 हो जाती है, लेकिन इन 2-3 सालों के अंदर वैष्णवी जो है वो लगातार अपनी ससुराल में प्रताड़ना झेल रही होती है। उसका एक 10 महीने का बच्चा भी हो जाता है। उसके बाद भी घर वालों के मुताबिक यही कहना है कि लड़की को जो है वो लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, महज 2 करोड़ रुपए के लिए। यानी जो परिवार वालों की डिमांड थी वो ये थी कि 2 करोड़ रुपए और ला कर दो। अब लड़की ने ये काफी झेला, काफी ज्यादा अपने पति को जो है उसने इस तरह से टॉर्चर करते हुए अपने आप को देखा। अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी, टूटती जा रही थी। अपने परिवार वालों से भी बीच बीच में इस मामले पर बात करती थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मगर अब इस पूरे मामले में 16 मई साल 2025 को लड़की अपनी ससुराल के अंदर अपनी जान दे चुकी है। वो फांसी पर लटकी मिली थी। उसे तुरंत ससुराल वालों ने चेलाराम अस्पताल में भर्ती भी कराया था, लेकिन वहां जाकर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब जब ये खबर, ये जानकारी लड़की के घर वालों को पता चली तो एकदम से मातम परस गया। हर कोई कहने लगा कि इतनी अच्छी हमारी बेटी, हंसती खेलती लड़की थी, ऐसे कैसे अपनी जान दे सकती है। लड़की वालों को कहीं ना कहीं शक हुआ। अब पोस्टमार्टम जो है वो लड़की का कराया गया, पुलिस के अंदर मामला पहुंच गया था। तो 7 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो हर कोई हैरान हो गया एकदम से, क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की को मारने पीटने के जो निशान थे, जो कि सबूत थे, वो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर साफ आ चुके थे। जिसके बाद लड़की वाले ये दावा करने लगे हैं कि हमारी लड़की ने जान नहीं दी है, बल्कि उसकी जान ली गई है, उसे जान से मारा गया है। अब इस पूरे मामले में ये जो पूरी पॉलिटिकल फैमिली है, इसे गिरफ्तार कर लिया है और अलग अलग एंगलों से जांच चल रही है। पहले जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद ही एनसीपी नेता राजेंद्र हगवड़े और उनका बेटा सुशील जो है वो फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने तकरीबन 4-5 दिन जब गश्त की, जगह जगह ढूंढा तो फिर गिरफ्तार किया। और पूरे मामले के अंदर अजीत पवार जो कि डिप्टी सीएम है, उन पर भी सवाल उठे थे, विपक्ष सवाल उठाने लगा था। तो अजीत पवार ने पार्टी से साफ तौर पर निष्कासित कर दिया है और कहा है कि अगर फैमिली का कोई भी रोल है लड़की की जान लेने में तो फिर उन्हें फांसी की सजा दी जाए। खैर, ये मामला जो है अब काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि दहेज के कारण लड़की के घर वालों के मुताबिक, क्योंकि इस पूरे मामले को अभी हम इसलिए क्लियर तौर पर नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी गलती जो है वो लड़के पक्ष की है। खैर, अब इस पूरे केस के अंदर परिवार वालों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला अब कोर्ट में चलेगा। जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपके सामने लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन ये जो केस है काफी ज्यादा चर्चा का विषय इसलिए भी बन गया है क्योंकि किसी आम आदमी के यहां इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। घटना हुई है एक बड़े नेता के घर पर, एक एनसीपी नेता के घर पर। इसीलिए आने वाला फैसला जो है वो देखने लायक होगा। क्या वाकई में लड़की को जान से मार दिया गया है, या फिर लड़की ने खुद अपनी जान ले ली है, या फिर उसे मजबूर किया गया है। खैर, जो भी होता है वो पता ही चल जाएगा, मैं आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। खैर, इस केस पर आपकी क्या राय है? और इस तरह के जो तमाम केस होते हैं, इस केस में तो अभी आरोप लगे हैं, आरोप होने क्लियर हैं, लेकिन और जो केस होते हैं इस तरह के, उस पर आप क्या सोचते हो? दहेज प्रथा के बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट जरूर करना दोस्तों। और इसी तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए, क्राइम से रिलेटेड केसों को आसान भाषा में समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं रोज आपके लिए इसी तरह का एक क्राइम से जुड़ी कहानी लेकर आता रहता हूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।